घर से चलना शुरू करती है at 9 a.m. सुबह 9 बजे and walks with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर, और वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है एंड रीचेज हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे, और फिर वो अपने ऑफिस में पहुंचती है जो कि 2.5 किलोमीटर दूर है। फिर वो वहीं पर शाम को 5 बजे तक ऑफिस में काम करती है। देन रिटर्न होम विद ऑटो, फिर वो ऑटो से लौटती है विद अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। यानी वो घर से निकली, ये उसका घर है, यहाँ अपने ऑफिस में पहुंची, ये उसका ऑफिस है, वहां रुकी रही, फिर शाम को वो वापस आई। इसके हमें मोशन का ग्राफ बनाना है। जब भी हमको ग्राफ बनाना होता है तो याद कर लो, डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और टाइम हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना है उसके घर से ऑफिस का? 2.5 किलोमीटर, और वो इतना ही डिस्टेंस जा रही है और वहीं से उतना लौट रही है। यानी मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका 2.5 किलोमीटर हो गया, तो इधर का तो हमको डेटा मिल गया। अब समय अलग अलग लग रहा है। सुबह वो 9 बजे चलती है, यानी यहाँ पर जो भी टाइम होगा वो सुबह 9 बजे का हम स्टार्ट करेंगे। फिर वो ऑफिस मान लो पहुंच गई, फिर 5 बजे वापस वहां से चलेगी। मतलब आप इस तरीके से समझिए। हम 1 मिनट यहाँ डेटा कलेक्ट कर लें, हम इसको रख कर दे रहे हैं। सुबह टाइम पे वो चलती है 9 बजे और उसकी स्पीड होती है, स्पीड कितनी थी? 5 किलोमीटर। स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर। फिर वो शाम को 5 बजे वहां से चलती है, फिर उसकी स्पीड होती है ऑटो से 25 किलोमीटर पर आवर। बस ये क्वेश्चन में है, आपको इसका ग्राफ है। अब देखिए किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। जब भी इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि आप, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस लेते हैं। अब उसका ऑफिस 5 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब वो घर से चली ऑफिस तक पहुंची तो उसने 5 किलोमीटर तय किया, और इधर से जब वो लौटी तब भी उसने 5 किलोमीटर तय किया। नहीं, उसका ऑफिस स्पीड है उसकी 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। उसका ऑफिस है 2.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो गया जहां तक उसे जाना है, मान लीजिए ये डिस्टेंस हो गया d, which is equal to 2.5 किलोमीटर। ओके, नाउ ये हमें टाइम प्लॉट करना है, और सुबह 9 बजे वो चली है, यानी पहला टाइम यहाँ पर ऐसे मार्क लगा दो, फिर लिखो 9 बजे। ये 9 बजे सुबह चली है, क्योंकि वो शाम को 5 बजे निकल रही है। तो अब यहाँ से वो अगर चलती है ऐसे करके, यहाँ तक पहुंचती है इस डिस्टेंस पर, लेकिन यहाँ से वहां तक ऑफिस तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है घर से? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उसने घर से ऑफिस कितनी दूर है, वो डिस्टेंस हो गया। तो घर से ऑफिस 2.5 और उसकी स्पीड कितनी है? 5। तो ये हो गया 0.5, और ये आपका जो डिस्टेंस है ये किलोमीटर में है, ठीक है, और स्पीड भी आपकी किलोमीटर पर आवर में है। तो 0.5 आवर्स हो गया। तो 0.5 आवर्स को मिनट में बदल लो, नहीं तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे? तो 0.5 आवर्स को मिनट में बदला तो ये हो गया 0, 5 6 30, 0, यानी 30 मिनट्स में वो ऑफिस पहुंच गई। तो 30 मिनट्स का मतलब क्या हो गया कि वो आधे घंटे में पहुंच गई। यानी इस पॉइंट पर पहुंचने में उसको जितना समय लगा, यानी 9:30 बजे वो ऑफिस में थी, पहुंच गई। ये दोनों पॉइंट्स बनेंगे। फिर वो ऑफिस में टिकी रही, उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। फिर ऑफिस से ठीक शाम को 5 बजे निकल पड़ी, यानी यहाँ पे अगला पॉइंट आ गया कि 5 बजे वो छोड़ दिया उसने ऑफिस, ठीक। और ये 5 PM है। अब वो अपने घर कब पहुंचेगी?
अपने घर वो किसी भी समय में पहुंचे, तो हमको यहाँ पर वो टाइम भी लिखना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे लिखेंगे वो टाइम, जैसे हमने पहले लिखा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोबारा में स्पीड उसकी कितनी है 25, डिस्टेंस उतना ही कवर किया 2.5 किलोमीटर, अब की टाइम उसका दूसरा लगा, तो T2 टाइम हो गया 2.5 अपॉन 25, यानी हो गया 0.1 T2 टाइम, ये आवर्स में है, इसको मिनट्स में बदल लो, 0.1 इंटू 60, दैट इज 0 एंड 6, मतलब 6 मिनट में वो पहुंच गई, यानी 5:06 पे वो पहुंच गई, यानी सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पर क्या लिखोगी 5:06 PM। तो इस तरीके से प्लॉटिंग की जाती है डिस्टेंस और टाइम पर। तो मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन हियर। ए ड्रंक यार्ड, ड्रंकर्ड, शराब पीने वाला, वॉकिंग 5 steps forward and 3 steps backward. Each step is 1 meter long and require 1 second. If he fall in a pit, pit माने गड्ढा, 13 meter away from start, how long drunkard takes to fall and draw graph. क्वेश्चन आपको दिया है कि एक शराबी है, तो मान लीजिए 5 कदम आगे चलता है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 3 कदम पीछे आ जाए, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, मतलब वो यहाँ से चला और फिर यहीं पर रह गया, मतलब इतना गया फिर इतना, और each step is 1 meter long and require 1 second, मतलब ये 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 1 सेकेंड लगता है। तो पूरा टाइम कितना लगेगा, ये तो पूरा रास्ता वो ट्रेवल कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, उसने इतना पूरा रास्ता कवर किया। तो यहाँ पर दो बातें आई, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हिसाब से, और उसका टोटल टाइम कितना लगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड। लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस है, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस उसने कैसे तय किया, वो तो वापस चला गया। तो यानी उसने नेट डिस्टेंस जो कवर किया वो केवल 1 और 2 सेकंड तो तय किया, तो 2 मीटर ही उसने केवल तय किया, और उसमें उसको 8 सेकंड लग गए, क्योंकि 5 तो गया, फिर वो 3 वापस आ गया, तो नेट उसने केवल 2 ही मीटर की दूरी तय करी, और उतना तय करने में उसको पूरे पूरे 8 सेकंड लग गए। अब मान लो वो स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और यहाँ पर एक गड्ढा है जिसमें वो जाके गिरेगा, और यहाँ से यहाँ तक की नेट दूरी है 13 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखो, वो 2 मीटर चला तो उसको कितना समय लगा 8 सेकंड, फिर वो 4 मीटर चलेगा तो कितना समय लगेगा 16 सेकंड, ये टाइम हो गया।
दो ही तो आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से मैं ऊपर लिखती हूँ, 2 मीटर चलेगा तो 8 सेकंड लगेगा, 4 मीटर चलेगा तो 8 दूनी 16 सेकंड लगेगा, फिर 6 मीटर चला तो 8 3 24 सेकंड लगा, फिर 8 मीटर चला तो 8 चौक 32 सेकंड लगा, फिर 10 मीटर पहुंचा तो 8 पंचे 40 सेकंड लगा, फिर वो 12 मीटर पहुंचा तो उसको 48 सेकंड लगा। अभी 1 मीटर और बचा, ठीक है। तो जब वो 12वें मीटर पे है तो वो आगे बढ़ के वापस आ गया, लेकिन 13वें मीटर पे वो खट से एक ही सेकंड में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो बैक वहां से नहीं आ रहा, वो तो 5 आगे जाएगा। तो 13वां मीटर जब वो पहुंचेगा तो उसको 49 सेकेंड्स लगेंगे। कितने सेकेंड्स लगेंगे उसको? 49 सेकेंड्स लगेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब वो आगे बढ़ रहा है, 1 मिनट सॉरी, जब वो 49 सेकेंड नहीं लगेंगे, इस तरीके से होगा, मैंने गड़बड़ कर दी। 48 सेकेंड तक तो हो गया और वो यहाँ से लेके यहाँ तक 12 मीटर तक पहुंच गया, आगे ये करते हैं, ठीक। और वो एक बार में 1 मीटर नहीं चलता, एक बार में सीधे वो 5 मीटर चलेगा, सीधा 5 मीटर, और जैसे ही 5 मीटर चला इसके अंदर गिर गया घटते से, ठीक है। तो सीधा 5 मीटर चला वो, तो उसको 5 मीटर चलने में कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड। यही गलत हो गया, 1 मिनट ज्यादा चला गया मुझसे। एक, जब उसने पहली बार में 2 मीटर तय कर लिया, दोबारा में जब वो आगे बढ़ा था तो उसने 4 मीटर तय कर लिया, यहाँ पर 8 सेकंड लगा, यहाँ पर 16 सेकंड लगा। फिर जब वो दोबारा चक्कर चला, वो 5 चलता है 3 लौटता है, तो वो 6 मीटर बढ़ गया, तो यहाँ पर उसे 24 सेकंड लग गए। फिर वो चला तो वो 8 मीटर तक पहुंचा, तो यहाँ पर उसको 32 सेकंड लगे। लेकिन जब ये 8 मीटर पे पहुंचा तो पहली बार में वो 5 मीटर चलेगा, 5 स्टेप चलेगा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, और गड्ढा ये 8 पर है, ये गड्ढा तो 13 पर ही है, तो 8 5 13, 13वें पर ही वो फट से अंदर गिर जाएगा। तो 32 सेकंड में फिर 5 सेकंड और जोड़ेंगे, तो नेट टाइम उसको जो लगेगा वो 32 सेकंड में 5 सेकंड और, तो नेट टाइम लगेगा 37 सेकंड। इसमें ये बहुत ध्यान देना है क्योंकि वो पलट ही नहीं पाया, जब वो 8 मीटर तक पहुंचा तो उसने फिर सीधे पहले 5 कदम बढ़ाया, और जैसे ही उसने 5वां कदम रखा वो तो गड्ढे के अंदर घुस गया, तो वापस क्या पलटेगा वो। तो नेट सेकेंड्स उसको कितने लग गए? 37 सेकेंड्स। अब हमको इसका डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाना है। चलिए, मतलब उसको नेट सेकेंड्स जो लगे वो 37 सेकेंड्स, ये टाइम। और टाइम देखिए, आपको पहली बार में 8 सेकंड लगा, टाइम 8 8 सेकंड का लगा। अब देखो ग्राफ, पहले कोई भी क्वेश्चन इवेलुएट करना होता है, फिर हम लोग उसको बनाते हैं। अब ये हमने आपको बता दिया था कि हम एक्स एक्सेस पे टाइम लेंगे और वाई एक्सेस पे डिस्टेंस। इसको और नीचे से बनाते हैं, ये टाइम, ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा करो, दो दो के 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये डिस्टेंस है मीटर्स में।
पहले वो 5 स्टेप बढ़ा, यानी वो यहां से चला और 4 ये 5 ये स्टेप, ये 5 स्टेप यहाँ पे आया, ये 5 स्टेप बढ़ा और फिर वो 3 स्टेप लौटा। तो 5 में से ये 5 हुआ, 5 में से 3 गया, यानी वो 2 तक लौटा। ये देखो ये 2, ये 5 मीटर चला, ये 2 मीटर पलट गया और 5 मीटर से 2 मीटर चलने में उसको कितना समय लगा, यानी ये पॉइंट पर तुम्हारा 8 सेकेंड का टाइम, मतलब ये पॉइंट तुम्हारा 8 सेकेंड। अब फिर वो आगे 5 मीटर चलेगा यहाँ से, तो 2 पे 5 गया तो 7 तक पहुंचेगा, 6 और 7 के बीच में ये रखिए 7 आएगा। या मैं इसको और क्लियर करती हूँ जिससे तुम्हें समझ में आए। 1 1 का ही ले लेती हूँ एक बार। 1 2 3 4 5 6, आगे का नहीं बना पाऊंगी, 7, इसको क्लियर कर देते। देखिए उसने पहले 5 स्टेप चले, तो 5 स्टेप चला, उसने 5 मीटर तक चला, ठीक। फिर वो 3 स्टेप लौटा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यानी ये वापस 2 वाले तक लौटा, ये 5 तक गया और ये 3 मीटर वापस आ गया और 2 पर आ गया, और इतनी दूरी में उसको 8 सेकंड लगा। फिर वो 5 स्टेप आगे बढ़ेगा, यानी अब की बार वो 7 पे पहुंच गया, ये देखो ये 7 के। अब 7 से फिर वो 3 स्टेप नीचे आया, तो देखो 4 पे आ जाएगा, ये रहा 4, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 16 सेकंड। ये मैंने ग्राफ बड़ा करके बनाया है, ये यहाँ पे लाइन देखी चाहिए, ये भी देखी चाहिए, इस तरह से ग्राफ। फिर जब 4 पर आएगा तो फिर 5 से ऊपर गया तो वो 9 पे चला जाएगा, ऊपर 9 तक, 9 से 3 फिर पीछे हटेगा तो 6 तक जाएगा। ऐसे करके ये ग्राफ बनेगा और ऐसे यहाँ पे टाइम बनता जाएगा। तो ये लॉन्ग फॉर्म में है, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाती हूँ, अब आप समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए हम इधर लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14, ये गया पहले 5 मीटर तक, 4 से 6 के बीच में, फिर ये 2 पे पलटा, फिर ये 7 तक जाएगा, ये 7 यहाँ बीच में, फिर ये 4 पे लौटा, 4 से 3 9 तक गया, ये रहा 9, 9 के बाद 3 लौटेगा तो 6 पर आ, ये 6, उसके बाद 6 पे फिर आपका 5 ऊपर गया तो 11 तक जाएगा, 3 यहाँ तक नहीं जाएगा, ये फिर 11 से 3 लौटा तो 8 पर आ, ये रहा 8, ठीक। फिर 8 के बाद फिर 5 ऊपर जाएगा तो ये 13, ये रहा ये 13, और सीधा यहाँ पे एक गड्ढे में गिर गया। अब देखो यहाँ 8 सेकेंड, फिर ये अगला स्टेप पे यहाँ पर 16 सेकेंड, ठीक। फिर अगला यहाँ पे 24 सेकेंड, फिर अगला यहाँ पे 32 सेकेंड, लेकिन ये पलटा ही नहीं, ठीक है, फिर 5 सेकेंड और गया तो 32, और ये अगर इस पॉइंट पर अगर चले जाओ ये 37। सो दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ द क्वेश्चन। आई थिंक यू विल गेट द concept of this question. Now next one. A plane traveling at a speed of 500 kilometer per hour ejects its product of combustion at a speed of 500 1500 kilometer per hour.
relative to plane. What is speed of latter with respect to observer on ground? यहाँ पर एक टॉपिक आता है रिलेटिव मोशन. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मान लो कोई एक ए बंदा है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है. एक दूसरा बंदा बी है, वो मान लीजिए 20 किलोमीटर या मान लीजिए 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है. अगर हमें क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द स्पीड ऑफ बी रिलेटिव टू ए, मतलब ए की स्पीड बताओ विद रिस्पेक्ट टू बी की स्पीड बताओ विद रिस्पेक्ट टू ए. तो यहां पर हम क्या करते हैं, वी बी माइनस वी. अगर आपसे कहा जाए फाइंड द स्पीड ऑफ ए रिलेटिव टू बी, वहां पे आप निकालोगे वी ए माइनस वी. यानी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमको उसमें से माइनस करना पड़ता है. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक केस है कि दो ट्रेनें चल रही हैं. एक और दूसरा केस है, एक एग्जांपल है. एक ट्रेन इधर चल रही है, दूसरी ट्रेन भी इधर चल रही है. ये ट्रेन ए, ये ट्रेन बी. तो हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है. मान लो इसकी स्पीड वी ए हो गई, इसकी स्पीड वी बी हो गई. तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे. लेकिन अगर एक ट्रेन इधर जाएगी और एक ट्रेन इधर जाएगी, तो इसकी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम दोनों को प्लस कर देंगे. तो इस तरीके से रिलेटिव स्पीड का ये कंसेप्ट होता है. ये वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल के लिए बता रहा है, इतनी यहाँ जरूरत है इस क्वेश्चन में. In some video, I will explain it clearly. How will we find relative speed in different cases? Now the question is that a plane traveling at a speed of 500 किलोमीटर पर आवर. एक प्लेन है, ये उड़ रहा है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. जब भी प्लेन आगे उड़ता है वो पीछे की तरफ धुआं छोड़ता है. इट रिजेक्ट्स इज प्रोडक्ट ऑफ कंबशन. वो पीछे की तरफ धुआं छोड़ रहा है 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. अब एक बंदा नीचे जमीन पे खड़ा है, वो अब प्लेन को देख रहा है, तो उसको क्या स्पीड नजर आएगी उस बंदे को? दैट मीन्स रिलेटिव स्पीड उस बंदे को क्या नजर आएगी? 1500 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर पर आवर. अगर ये बंदा जमीन पे खड़ा होकर देख रहा है, अगर इन दोनों का आपस में पूछते what is the relative speed of combustion in comparison to plane, what is the relative speed of plane in comparison to combustion, तो वहां हम जोड़ देते 1500 प्लस 500 2000. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड. कोई जमीन पे खड़ा होकर देख रहा है तो उसको कितना महसूस होगा, तो उस केस में हम माइनस कर देते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. So these are little but silly questions, but they are very important because if we don't know the concept, we are not able to solve it. Now there's next question. A car moving with a speed of
126 kilometer per hour is brought to stop at a distance of 200 meters. What is retardation in the car and how long it takes car to stop? This is the simple question based on the Newton's equation of motion. But this question is there, so I am going to explain you. मैंने हमेशा बताया है कि जब भी फिजिक्स के क्वेश्चंस हो आप उनकी डेटा बना दीजिए तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अगर हम यहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हैं कि कार मूव कर रही है इस स्पीड से और फिर वो रुक गई, तो यानी इनिशियल स्पीड यू 126 किलोमीटर पर आवर और फिर वो रुक गई, फाइनल स्पीड उसकी 0 और उतनी दूरी में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो है 200 मीटर। हमको रिटार्डेशन पता करना है, यानी नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ टाइम। अब यहाँ पर ना एक्सेलरेशन है ना टाइम है, केवल v u s दिया, तो हम सिंपल पहला इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर रिटार्डेशन है यानी गाड़ी रुक रही है, तो ये जो 2as है ये बदल जाएगा -2as, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। बाकी फाइनल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 का स्क्वायर u पर हो जाएगा 120। देखो एक चीज सुनो, ये किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर है, इसको हम पहले बदल लें, एक ही यूनिट में रखना है, तो वेलोसिटी आपका 126 किलोमीटर पर आवर है, तो दैट मींस इनटू 1000 ओवर 60 into 60 या सीधे 5/18 से कर देते, यदि है ना 0 चला गया, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, ये खत्म हो गया, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 5 जा 11, that is 35 meter per second. So this is the initial velocity 35 meter per second which we put over here. ये आ गया हमारा 35 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज 35 स्क्वायर माइनस 2, एक्सेलरेशन हमें पता करना है, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 200, सो दैट मींस 2as इज इक्वल टू 35 स्क्वायर, दैट मींस 2 into acceleration into 200 is equal to 35 into 35. So when we find out a, we get 35 into 35 over 400. 5 से डिवाइड करिए, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 16 5 जा 80, 7 7 जा 49 by 16, 16 3 जा 48. Okay, or you will take this as it is, meter per second square. This is the unit of acceleration. And when you divide, you will got in points the answer approximately 3 point something. Now, what is the time? How will you find the time over here? You can simply use the formula now. V is equal to u plus at, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 35 है, एक्सेलरेशन जो आ रहा है 49/16 रख लीजिए टाइम। नाउ यू कैन फाइंड आउट हियर टाइम आफ्टर व्हिच टाइम इट स्टॉप्स। You can either use the formula s is equal to ut plus half at square, then t is equal to 35 into 16 over 49, 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 16 5 जा 80/7, that means 7 is a 7 1 8, 7 is a 7 3 बचेगा, 11.4 seconds are taken. So in this way Newton's equations of motion वाले जो भी सवाल होते हैं फिर हम तीनों इक्वेशंस को यूज करके सॉल्व करते हैं। After that there's some little bit more questions. There's one more question. This is the concept based questions I want to discuss with you. And in the next lecture, I will explain some little bit more numericals of the physics based on the motion in straight line. For example, there's one more question. A player throws a ball with speed
29.4 meter per second. What is direction of acceleration of ball? Acceleration during upward motion. First question. Second question. What is velocity and acceleration at highest point? So when these types of questions are there, आप लोग क्या करते हो, जब भी कोई बॉल ऊपर फेंकी जाती है तो हम जी का वैल्यू -9.8 लेंगे। तो उस बेसिस पे आप कह दोगे कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अपवर्ड मोशन में ऊपर की तरफ। नहीं, इसको याद रखना, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is always in downward direction. वैल्यू हम वहां कुछ भी रखें, बट कोई भी चीज धरती की तरफ ही जाती है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट? हमने ये बॉल उछाली, यहाँ पहुंच गई, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है और एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जस्ट लर्न इट, दैट्स व्हाई आई विल टेक दिस क्वेश्चन। और मैंने आपको बताया था कल एक फॉर्मूला, तो आप उसे बता सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको बढ़ा दूं कि इतना टाइम लगेगा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में, या वो कितनी हाइट पर जाएगा जब हम उसे फेंकेंगे, तो कितनी हाइट पर जाएगा। अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दूं, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, कितना पर वो रीच करेगा, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट। फॉर दैट वी हैव द फॉर्मूला हाइट इज इक्वल टू u square by 2g. You can solve it now. You have the initial velocity, this 29.4 whole square 2 into 9.8 meters. You will get the maximum height attained when a player throws the ball with any speed. Now there's one more question. How much time will it take to come to the ground? Then we have the formula under root 2h by g. आपका ये जो वैल्यू निकलेगा तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हो। और एक फॉर्मूला आपके पास कल और भी था, 2u by g। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। मैंने इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन लिया था, क्योंकि मैं रिसेंटली आपको वो चीज बता चुकी हूँ। ओके, नाउ इट्स एनफ। माही, आई एम क्लोजिंग दिस सेशन। माइक ऑन करो। मैंने बहुत छांट छांट के क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिए थे, समझ में आ गया बेटा? हाँ, आ गया। तो आ गया ना, मतलब डिफरेंट फिजिक्स में क्या है बेटा, मैं पैटर्न कलेक्ट करके पढ़ाती हूँ, क्योंकि आप अगर अपनी बुक भी देखोगे ना कभी तो आपको समझ में कुछ नहीं है। फिजिक्स को पढ़ना 11th-12th में बहुत कठिन काम है। अभी सबसे ज्यादा कठिन चैप्टर्स ये आगे के 2-3 है, उसके बाद तुम्हें हैबिट पड़ जाएगी। ठीक है, ओके। कल हम, अगर वो लड़का प्रेजेंट होता है तो मैथ्स कराएंगे, अगर वो नहीं प्रेजेंट होता तो हम वापस अभी केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। क्योंकि मेरे पास उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, मैं किसी को फोन करती नहीं हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, बाय। बाय।